बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। बिलावल ज़रदारी के अहम खिलाड़ी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक़ वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ में शामिल हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को बड़ी कामयाबी मिली है। साथ हम बात करेंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के साबिक़ रहनुमा जिन्होंने फ़ज़ल रहमान का इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भांडा था और झूठ था उसको बेनकाब कर दी है। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसर को थप्पड़ पड़ गए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं जजेस तकर्री के हवाले से। आप जानते हैं कि 28 और 29 जून को 2 दिन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था और एक दिन 28 जून को सिंध के जो जजेस थे उनकी तकर्री के लिए इजलास था, और जबकि जो 29 जून को इजलास था लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस को जो मुस्तकिल करने के लिए, मुस्तकिल तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया गया था। सिर्फ 5 मिनट वो इजलास चल सका और 5 मिनट इजलास चलने के बाद जो इजलास है वो मुलतवी कर दिया गया। उसके पीछे 2 आरा सामने आ रही हैं। एक राय ये सामने आ रही है कि जो चीफ़ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के अमीर भट्टी साहब वो बीमार थे और बीमारी की वजह से वो शामिल ना हो सके, जिसकी वजह से इसको मुलतवी करना पड़ा। जबकि जो सीनियर वकला और बार एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं उनके मुताबिक तरीक़ाकार पर इख्तलाफ के बायस जुडिशल कमीशन के अरकान ने बहस मौखर की और जो इजलास था वो 5 मिनट भी जारी ना रह सका और इजलास मुलतवी कर दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लिए ये बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जब चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब थे तो तब तो उमर अता बंदयाल साहब भी उनके साथ होते थे, जो वो जज मुकर्रर करते थे। साबिक़ एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को मुकर्रर किया जाता था तो वो भी उनको मुकर्रर किया जाता था कि जो हमेशा चीफ़ जस्टिस की तकर्री या उनकी नॉमिनेशन उनके साथ खड़ा होता था। लेकिन चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लिए मुश्किलात इस वजह से हैं कि ज़रदारी माफिया चाहता है कि सिंध में उनके सिंध हाई कोर्ट में उनके मंजूर नज़र जजेस की मुस्तकिल तकर्री हो, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में आप जानते हैं कि यहाँ पर जिन लोगों का असर व रसूख है या जिनकी इजारादारी है वो चाहते हैं कि यहाँ उनके लोग हैं। फिर आप ये भी जानते हैं कि वफाकी वज़ीर कानून जो एक मेंबर है जुडिशल कमीशन का, अटारनी जनरल, इसके अलावा जो पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा काजी फैज़ ईसा साहब, ये 4 लोग जब एक स्टेज पर होते हैं तो तब तो हम देखते थे कि खालिद जावेद ख़ान साहब जो न्यूट्रल होकर बात करते थे और वो हुकूमत की साइड बहुत कम लेते थे। लेकिन अब तो वो चीज़ें, वो तो इमरान खान का दौर था जब जो किसी भी इदारे में या किसी इदारे का सरबराह होता था या कोई अटारनी जनरल या एडवोकेट जनरल, तो वो सिर्फ़ कानून की बात करता था, चाहे उस वक्त की हुकूमत के वो ख़िलाफ़ बात क्यों नहीं जाती थी, क्योंकि इमरान खान ने उनसे ये मुतालबा कभी नहीं किया था कि आपने मेरी ग़ुलामी करनी है या आपने मेरे गलत को भी सही कहना है, बल्कि वो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते थे। अब वो चीज़ें नहीं हैं। यही वजह है कि उमर अता बंदयाल साहब के लिए ये मामलात बड़े मुश्किल हो गए हैं और मैंने आपको बताया था कि ये जो माफिया है ये कभी भी उमर अता बंदयाल साहब को तकर्री करने नहीं देगा और ये मामला ऐसे ही लटका रहेगा। ये ब्लैकमेल करेंगे और जस्टिस शाहिद वहीद साहब का नाम आना था, उसके ऊपर भी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब का नाम इन लोगों की तरफ से आया है और वो चाहते हैं कि अमीर भट्टी साहब सुप्रीम कोर्ट जाएं, तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती जा रही हैं और उमर अता बंदयाल साहब के सब्र का पैमाना लबरेज़ होता जा रहा है। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया था इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत करने के लिए, मैं ये समझता हूँ कि वो अपने टेन्योर में ही बतौर चीफ़ जस्टिस ही वो इस बात का अंदाज़ा लगा लेंगे कि उनसे एक आइनी गलती हुई थी, जो ऐसे लोगों को आइन और कानून के नाम पर फ़ायदा पहुँचाया गया था और प्रोटेक्शन दी गई थी, क्योंकि ये ब्लैकमेलर्स हैं और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये ब्लैकमेल करेंगे, इसके अलावा ये कुछ और कर नहीं सकते। दूसरी तरफ जो मामला है नैब तरमीम में, जो मज़ीद तरमीम नैब में लाई जा रही हैं। आप जानते हैं कि आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ केसेस थे इस्लामाबाद में, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक ये केसेस इस्लामाबाद में आए थे सिंध से, और अब एक नैब तरमीम लाई जा रही है जिसमें चेयरमैन नैब के पास ये इख्तियार होगा कि वो केसेस चाहेंगे तो वो ट्रांसफ़र सिंध इस्लामाबाद से सिंध कर देंगे, या एक सूबे से दूसरे सूबे में चेयरमैन नैब ना सिर्फ केस ट्रांसफ़र कर सकेगा बल्कि चेयरमैन नैब इस सारे मामले में अगर कोई अदालत में चलता केस होगा जिस पे बरीयत सिर्फ अदालत ले सकती है, वो चेयरमैन नैब
नैब भी वो केस खारिज कर सकता है, चाहे वो भले अदालत में क्यों नहीं चल रहा होगा, क्योंकि चेयरमैन अब ये वजारत दाखिला के अंडर होगा। अपने किसी ब्यूरोक्रेट मुलाजिम को ये चेयरमैन नैब बना देंगे और फिर ये अपने केसेस उसके ज़रिए ख़त्म करवाएंगे या अपने केसेस ट्रांसफ़र करवाएंगे। सिर्फ आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह के लिए ये तरमीम की जा रही है कि उनके केसेस जो इस्लामाबाद में हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे कराची में। कराची में उनकी अपनी इजारादारी है, उनका अपना डीजी नैब है और वो अपनी मर्ज़ी चलाएँगे और कोई एहतसाब नहीं होगा, कोई कौम की लूटी हुई दौलत वापस नहीं आएगी कोई। और मैं समझता हूँ जो बात जावेद चौधरी ने भी एक बात की थी कि अगर आपने हाथी की एक टांग तोड़ के उसको आपने ज़मीन पर गिरा देना है तो फिर आप उसको मुफ्त का खिलाएंगे, फ़ायदा कोई नहीं है। तो नैब की जब आपने टांगें तोड़ दी हैं तो उसके बाद क्यों अरबों रुपए का टैक्स उसको देना है और क्यों रियासत के ऊपर बोझ और आवाम के ऊपर बोझ डालना है। पहले इतना जुल्म है। लोड शेडिंग देख लें, आपके सामने ये आपको आवाज़ आ रही है, पंखा चल रहा है, एसी नहीं चल रहा क्योंकि लाइट नहीं है, लोड शेडिंग है। जब लाहौर के मरकज़ में ये हालात है, जो इनके पड़ोस में घर है वहाँ ये हालात हैं, उन इलाकों में ये हालात हैं, तो बाकी जगहों पर क्या हालात होंगे। और ये इतवार के दिन अब ये दोबारा ड्रामा रचाएंगे, किराना स्टोर और सुपर स्टोर तक बंद कर देंगे और लोग दर बदर धक्के खाएंगे चीनी लेने के लिए, आटा लेने के लिए, कोई छोटी छोटी जो चीज़ें ज़रूरत की हैं। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि लाहौर हाई कोर्ट में या बाकी जो अदालतें, सेशन या सिविल अदालतें, वहाँ पर इतने बड़े बड़े एसी चल रहे होते हैं। जब ऑनरेबल जज साहब अदालत में मौजूद नहीं होते, अदालत का टाइम ख़त्म हो जाता है, सिर्फ एक कांस्टेबल बैठा होता है या एक अदालती नुमाइंदा बैठा होता है, सारी लाइटें, सारे पंखे, सारे एसी चालू होते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनको क्या लगा, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये तो अदालतों की बात है। आप फिर चले जाएं, कमिश्नर दफ्तर में क्या हालत होगी, डीसी के दफ्तर में क्या हालात होंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या हालात होंगे, पार्लियामेंट हाउस में क्या हालात होंगे, नेशनल असेंबली में क्या हालात होंगे, प्रेसिडेंट हाउस में क्या होंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या होंगे। तो ये गरीब की दुकान बंद करके आपने बिजली बचानी है या ये जो अयाशियाँ हैं ये आप बंद करके बिजलियाँ बचाएंगे। अब ये तरमीम की जा रही है और इस तरमीम के ज़रिए मुलज़मान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, और इसका मकसद ये है कि इस तरमीम के ज़रिए ये अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। ये अगले चंद दिनों में, क्योंकि पहली तरमीम पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त अभी भी पेंडिंग है, समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हुई और ये नई तरमीम करने चल पड़े हैं। पता नहीं ये क्या कुछ करेंगे। ये तो कल सुप्रीम कोर्ट की 184 और हाई कोर्ट की 199 की जो अख्तियारात हैं वो ख़त्म कर देंगे। ये तो इतने ज़ालिम हैं और ये इस हद तक जा सकते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के लिए। दूसरी तरफ फजल रहमान इमरान खान पर यहूदी एजेंट होने का जो ताना देते थे, उस पर जो जमीयत उल इस्लाम के साबिक नायब अमीर मौलाना गुल नसीब ने इंकशाफ किया है कि फजल रहमान ने इमरान खान को यहूदी एजेंट कहना सियासी बयान करार दिया था। और उन्होंने कहा कि फजल रहमान ने इमरान खान पर यहूदी एजेंट का जो इल्ज़ाम लगाया, जबकि शूरा के इजलास में पूछा गया, जब उनके जमात के लोगों ने पूछा कि ये क्या बात है, तो उस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो यहूदी एजेंट है तो इसके कुछ सबूत दें। तो कहते हैं जी इसके सबूत तो कोई नहीं है, बस मैं सियासी तौर पर मेरा एक बयान है, मैं इमरान खान के बारे में ये बात करता हूँ। हकीकत ये नहीं है और हकीकत कुछ और है, और हकीकत में इमरान खान के ऊपर ये सिर्फ सियासी इल्ज़ाम है। जो बंदा अपने आप को आलिम कहे, मौलाना कहे, और वो नाम वो बेसिकली मौलाना नहीं है बल्कि उनका खिताब है मौलाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर मदरसे हैं, फिर वो दीन की बातें करते हैं, शरीयत की बातें करते हैं। अपना जो किरदार है वो ये है कि वो किस तरीके से आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं और किसी के ऊपर यहूदी होने का। ये मौलाना गुल नसीब को तो फतवा देना चाहिए फजल रहमान के ख़िलाफ़ कि सियासी मकासद के लिए वो ये फतवा दे रहे हैं कि कोई फ़लाँ शख्स यहूदी है और उसको आप दायरा इस्लाम से ख़ारिज कर रहे हैं। तो ये जो मामला है ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि आप खौफज़दा हैं और इस खौफ की वजह से आप इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो बड़ा एक मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी के लिए और बिलावल जरदारी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर मिर्ज़ा नासिर बेग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली है और उन्होंने कहा है कि मैं नज़रियाती कारकुन रहा हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैं शमूलियत का फ़ैसला सोच समझ कर रहा हूँ। इमरान खान वैध सियासतदान है जो मुल्क बचाने निकला है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा
जो हैं उनका मेरे साथ पहले भी रब्ता था, लेकिन अब जब मैंने हाल में देखा कि बातें जमहूरियत की जाती थी और हमें कहा जाता था कि हम जमहूरियत की और सिविल सुपरमेसी की बात कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, और जब इन्होंने गिरवी रख दी है पार्लियामेंट को भी, जमहूरियत को भी, सिविल सुपरमेसी को भी, जब हर चीज़ इन्होंने दांव पे लगा दी है, तो फिर बताएं मैं ऐसी जमात के साथ कैसे रह सकता हूं। कहते हैं मैं नज़रियाती था, नज़रियात के लिए मैं भुट्टोइज़म के साथ था। जब मैंने देखा कि भुट्टोइज़म ज़रदारीज़म में कन्वर्ट हो गई है, भुट्टोइज़म इन्होंने ख़ुद दफना दी है, उसका जनाजा निकाल दिया है, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कि इस वक्त जो अगर कोई मंशूर की या नज़रिए की या किसी बयानिए की जमात है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो रजीम चेंज ऑपरेशन है इसके ऊपर एक सेमिनार मैरियट होटल में मुनक्कद करवाने का ऐलान किया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को खसूसी तौर पर मदऊ किया गया है, जिसकी वजह से बार कौंसल्स को और बार एसोसिएशन को बड़ी तकलीफ़ है, क्योंकि इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है वो खुलकर इमरान खान के साथ खड़ी है, क्योंकि वो हक़ और सच की बात करते हैं और वो सियासी जो वाबस्तगियाँ उससे हट के सिर्फ रियासत के लिए काम कर रहे हैं। तो उस पर भी मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और उनकी पूरी टीम को सलूट पेश करता हूँ कि आप हक़, सच और आइन के साथ खड़े हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।